Hello students, how are you? Myself Talar Vikas, the finest and easiest way to learn the concept of physics. In our previous lecture, we discussed about impulse of force. हमारे previous lecture में हमने impulse of force का concept देखा था और उसके regarding हमने एक numerical solve किया था. Today we are going to discuss Newton's third law of motion. आज हम न्यूटन के मोशन के थर्ड लॉ के बारे में बात करेंगे. चलो सबसे पहले न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट देखते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है. तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें कहता है एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. हम कोई भी एक्शन करते हैं तो उसका एक इक्वल अमाउंट का, इक्वल मैग्नीट्यूड का और अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, रिएक्शन लगता है. अब देखने जाए तो अगर हम किसी को एक चाटा लगा दें, अगर मैं किसी को एक थप्पड़ मारूंगा तो उसके चीक्स पे मेरा हाथ कुछ फोर्स अप्लाई करेगा. दैट इज कुछ मेरे हाथ से किसी के चीक पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा. एट द सेम टाइम, एट अ पर्टिकुलर टाइम, उसके चीक ने मेरे हाथ पे जो फोर्स अप्लाई किया होगा उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन बोलेंगे. मेरे हाथ ने उसके चिक्स पे जो फोर्स अप्लाई किया वो हो गया एक्शन, और उसके चिक्स ने एट द सेम टाइम, एट द सेम कॉन्टेक्ट टाइम, उसके चिक्स ने मेरे हैंड पे, मेरे हाथ पे जो फोर्स अप्लाई किया उसको हम क्या बोल सकते हैं, रिएक्शन ऑफ दैट एक्शन. सो हम यहाँ पे देख सकते हैं द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन आर फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड. हमने जितने मैग्नीट्यूड का फोर्स अपने हैंड से किसी के चीक पे अप्लाई किया तो एट द सेम टाइम उसका चीक हमारे हैंड पे इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन इक्वल मैग्नीट्यूड का बट इन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा. और हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ड्यूरिंग इंटरैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स वॉट एवर अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय, ध्यान में रखना, फिर से एक बार देखते हैं, ड्यूरिंग इंटरैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स वॉट एवर अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट ऑब्जेक्ट इन ऑन second object, that the same amount of force applied by second object on first object, but the direction, magnitude are same, magnitude of both force will be same but in opposite direction. So हम यहाँ पे लिख सकते हैं direction of these forces is in opposite direction. अब देखो हमने अभी देखा कि अगर हम कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं, दैट इज हम इन द फॉर्म ऑफ एक्शन कुछ भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम अमाउंट का एक फोर्स ऑटोमेटिक लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हमने जो फोर्स अप्लाई किया उसका रिएक्शन. अब बच्चों यहाँ पे देखो हमारे पास एक रिजिड बेस है, एक रिजिड बेस पे हमने एक स्मॉल m मास का एक ब्लॉक रख दिया. तो इस स्मॉल m मास का ब्लॉक दिस सरफेस पे, ये सरफेस आपको दिख रही है, उस पे कौन सा फोर्स लगाएगा, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट फोर्स लगाएगा. सो वेट फोर्स को हम लिख सकते हैं इन डाउनवर्ड डायरेक्शन W, वेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. बट हमने सभी फोर्स की बात की थी, तब हमने एक फोर्स देखा था कि दोनों के कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं. नॉर्मल का मीनिंग क्या होता है, परपेंडिकुलर. दोनों के कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन. तो m मास वाले ऑब्जेक्ट ने, m मास वाले ब्लॉक ने सरफेस पे कितना फोर्स लगाया, m इंटू जी जितना. ओके, तो इस सरफेस ने मास पे कितना फोर्स लगाया, नॉर्मल रिएक्शन. बट बच्चों यहाँ पे देखो ये बात गलत है, ये एग्जाम्पल गलत है. क्यों,
बिकॉज अब देखना यहाँ पे हमने कुछ नोटवर्दी पॉइंट्स लिखे हैं कि भाई न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, हम इसको यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो हम उसके लिए हमने कुछ नोटवर्दी पॉइंट्स लिखे हैं। उसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। बच्चों ये ध्यान से सुनना और अपने दिमाग में बिठा लेना। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी। बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, जो mg फोर्स लगा वो किस पे लगा भाई, m मास का जो ब्लॉक है उस पे ही वेट फोर्स लगा। तो ये वेट फोर्स लगा वो भी किस पे लगा, m मास के ब्लॉक पे लगा। और जो नॉर्मल रिएक्शन लगा वो भी सरफेस ने ब्लॉक पे अप्लाई किया। मींस यहाँ पे दोनों फोर्स इक्वली है। यस, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा मींस सरफेस पे अगर मैं मेरे हाथ पे इस मार्कर को रख दूं तो हुआ क्या, मार्कर ने जितना फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ वेट फोर्स लगाया उसको बैलेंस किसने कर लिया, मेरे हाथ ने इस मार्कर पे परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस नॉर्मल रिएक्शन लगाया और ये मार्कर इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गई, दैट इज स्टेडी पोजीशन में आ गई। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू m इंटू जी। दोनों इक्वल अमाउंट के हो गए। आप देख सकते हैं जितना फोर्स mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा इतना ही फोर्स दोनों के कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में लगा। सो हम यहां पे से कह सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू वेट फोर्स। बट यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन फुलफिल नहीं होता। उसका रीजन ये है कि दोनों फोर्स किस पे एक्ट कर रहे हैं, m मास के ब्लॉक पे। ध्यान से सुन लेना, दोनों फोर्स एक ही बॉडी पे लग रहे हैं, बट हमें न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। ओके, हमने हैंड और चिक्स का एग्जांपल लिया तो हैंड ने चिक्स पे जो फोर्स अप्लाई किया तो वही पर्टिकुलर टाइम पे चिक्स ने पलटा के किस पे अप्लाई किया, हैंड पे अप्लाई किया। तो दोनों बॉडी क्या हो गई, अलग अलग हो गई। हाथ ने, मेरे हैंड ने चिक्स पे अप्लाई किया, चिक्स ने मेरे हैंड पे अप्लाई किया। तो एक फोर्स किस पे लगा, चिक्स पे, उसका रिएक्शन किस पे लगा, हैंड पे। तो हम इस केस में हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों ध्यान में रखना, हम इस केस में न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है कि दोनों फोर्स एक ही बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। सेकंड देखते हैं नोटवर्दी पॉइंट में, एक्शन रिएक्शन पेयर आर ऑफ सेम नेचर। भाई एक्शन और रिएक्शन वो पेयर है, कभी भी फोर्स इंडिविजुअली नहीं लग सकते। हम थर्ड पॉइंट पहले देखते हैं। देखो यहाँ पे थर्ड पॉइंट, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। फोर्स ऑलवेज पेयर में ही एग्जिस्ट करता है। आप यहां से भी देख सकते हो कि मास m ब्लॉक के मास ने सरफेस पे एक्चुअली लगा किस पे, m मास के ऑब्जेक्ट पे ही लगा। कहां पे लगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कितना, वेट फोर्स जितना, mg जितना। तो सरफेस जिसने मास ब्लॉक को उस पे रखा है तो उस सरफेस ने मास m मास के ब्लॉक के कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जो नॉर्मल रिएक्शन लगाया तो दोनों क्या हो गए, दोनों बैलेंस हो गए। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर। देखो यहाँ पे ये दोनों फोर्स की क्या हो गई, पेयर बन गई। अब सेकंड देखते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर आर ऑफ सेम नेचर। देखो यहाँ पे एक दूसरा भी रीजन है कि इसको हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं कह सकते। उसका दूसरा रीजन क्या है, देखो यहाँ पे ये जो मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, दैट इज वेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ
ब्लॉक हैविंग मास स्मॉल m। तो m मास के ब्लॉक पे जो mg जो वेट फोर्स लग रहा है वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स हो गया? कंजर्वेटिव फोर्स है। अब बच्चों आपको एक क्वेश्चन होगा कि सर ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? एक ऐसा फोर्स जिसके थ्रू जो भी वर्क होगा वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा। ओके, हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में वर्क एनर्जी पावर में ये सभी बातें करने वाले हैं। फिलहाल आप यहाँ पे फोकस कीजिए कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स है। ओके, और यहाँ पे हम ऐसा भी कह सकते हैं भाई ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए कोई फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। सो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को फील्ड फोर्स या तो नॉन कांटेक्ट फोर्स कह सकते हैं। ओके, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन लगा वो दोनों के कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगा, तो वो कांटेक्ट थ्रू लगा। तो ये फोर्स हो गया नॉन कांटेक्ट फोर्स और ये फोर्स हो गया कांटेक्ट फोर्स। सो बोथ फोर्स आर नॉट ऑफ सेम नेचर। दोनों फोर्स सेम नेचर के नहीं है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है कि दोनों फोर्स एक्शन और रिएक्शन दोनों फोर्स सेम नेचर के होने चाहिए। ओके, देखो यहां पे देखो, इस फिगर को हमने यहां पे रख दिया। तो इस पे मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दैट इज वेट फोर्स लगा कौन रहा है? तो भाई अर्थ, उसके सरफेस जो अर्थ है वो टुवर्ड्स इस सेंटर इस m मास के ब्लॉक पे क्या कर रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, दैट इज वेट फोर्स लगा रही है। तो भाई वेट फोर्स, इस पे जितना वेट फोर्स अर्थ लगाएगा उतना ही वेट फोर्स अर्थ पे कौन लगाएगा? m मास का ब्लॉक लगाएगा। ओके, वो हम कब पढ़ेंगे? वो हम ग्रेविटेशनल चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर मे बी चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन में हम पढ़ेंगे कि अगर हम दो मासिव ऑब्जेक्ट को, इस एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, दोनों को हम स्मॉल r जितने डिस्टेंस पे सेपरेट कर दें तो जितने अमाउंट का फोर्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट पे लगाएगा वही अमाउंट का फोर्स सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट वाले पे लगाएगा। ओके, सो यहाँ पे दोनों किस में है? पैर में है। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि भाई हमने किसी सरफेस पे स्मॉल m मास का ऑब्जेक्ट रखा तो स्मॉल m मास तो सरफेस ने स्मॉल m मास के ऑब्जेक्ट पे दोनों के कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन लगाया। हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, देखो यहाँ पे सरफेस ने मास ब्लॉक पे लगाया, सरफेस ने ब्लॉक पे दोनों के कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगाया, तो हम लिख सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक बाय सरफेस। फिर से एक बार, नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक बाय सरफेस। आप देख सकते हो सरफेस जिस पोजीशन पे, या तो हम कह सकते हैं कि सरफेस और जो m मास का ब्लॉक है दोनों के कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर सरफेस ने ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाया? अपवर्ड डायरेक्शन में NBS, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक बाय सरफेस। और उस सेम पैर में सेम फोर्स किसने लगाया? मास के ब्लॉक ने सरफेस पे लगाया, वो भी इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन ऑन सरफेस बाय ब्लॉक। ओके, सो दोनों फोर्स किस में एग्जिस्ट है? ऑलवेज, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पैर। ओके, सभी फोर्स ऑलवेज पैर में ही रहते हैं, हम इंडिविजुअली फोर्स को नहीं फाइंड कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। भाई लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। चलो, हमें प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है? इफ नो एक्सटर्नल फोर्स acts on a system, the momentum of the system remains same। अगर किसी सिस्टम पे लगने वाला
नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो वो सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व दैट इज कांस्टेंट रहेगा। अब बच्चों सिस्टम क्या होती है, हम किसको सिस्टम बोल सकते हैं? अगर हम राइफल की बात कर लें, अगर हम किसी बंदूक की बात कर ले, राइफल जिसमें बुलेट लोड है, हमने ट्रिगर नहीं किया है, तो वो जो राइफल है और जो बुलेट है वो दो बॉडीज हो गई, और दो बॉडीज की हम क्या बोल सकते हैं, उसको सिस्टम बोल सकते हैं। तो हमें ये लॉ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, अगर किसी सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा तो वो सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व या दैट इज कांस्टेंट रहेगा। देखो यहाँ पे सपोज हम राइफल और बुलेट की बात करें तो जब बुलेट राइफल में लोड हुई है और दोनों स्टेडी पोजीशन में है तो वेलोसिटी क्या होगी बुलेट की, वो भी 0 होगी, राइफल की वेलोसिटी भी क्या होगी, 0 होगी। सो टोटल मोमेंटम दैट इज मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ राइफल इज इक्वल टू 0 बिकॉज मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। स्टार्टिंग में क्या होगा, इनिशियली क्या होगा, बुलेट को हमने सिर्फ लोड करके रखा है राइफल में, अभी तक ट्रिगर नहीं किया है, तो बुलेट और राइफल दोनों अभी स्टेडी पोजीशन में है। सो वेलोसिटी ऑफ राइफल एज वेल एज वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 0। सो मोमेंटम टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ बुलेट प्लस राइफल इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, अब हम ट्रिगर करते हैं, तो होगा क्या कि राइफल, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का ही यूज है, होगा क्या, राइफल बुलेट पे इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन कुछ फोर्स अप्लाई करेगा तो बुलेट क्या करेगी, बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगी। जब हम ट्रिगर करते हैं तो बुलेट जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन करती है तो मूव करती है तो वो राइफल में बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। ओके, हम जब ट्रिगर करते हैं तो राइफल ने जो फोर्स बुलेट को अप्लाई किया और बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रही है, जितने मोमेंटम से उतना ही मोमेंटम, उतने ही मैग्नीट्यूड का मोमेंटम बुलेट ने राइफल पे अप्लाई किया इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन हम यहाँ पे देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन साहब ने हमें लॉ मोशन के रिगार्डिंग सेकंड लॉ दिया। वो क्या कहते हैं, अगर किसी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है तो वो सिस्टम का या तो वो बॉडी का जो मोमेंटम है वो चेंज नहीं होगा। दैट इज द चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम्स गिव्स द वैल्यू ऑफ फोर्स, एक्चुअली गिव्स द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। अब बच्चों यहाँ पे देखो, according to this sentence, if no external force act on a system, that means if the force act on a system is 0, so F net is equal to 0। अगर ये 0 हो गया तो ये टर्म भी 0 होगी। बच्चों चेंज इन टाइम नेवर बिकम 0, टाइम का जो चेंज है वो 0 नहीं होगा। ओके, तो क्या 0 हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम 0 हो जाएगा। भाई मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होने वाला तो मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो हम कह सकते हैं मोमेंटम इज कंजर्व्ड व्हेन नो एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके एकदम सिंपल वे में समझने की ट्राई करते हैं। कंसिडर टू बॉडीज ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट। हम दो ऐसी बॉडी कंसिडर करें जिस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। एज सच द सिस्टम इज सी टू बी आइसोलेटेड। अगर किसी सिस्टम पे, अगर किसी 2 या 3 या 4 या 5, ओके 4-5 बॉडी का एक सिस्टम है, उस पर कोई नेट फोर्स, कोई
नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड। अभी कोरोना चल रहा है, तो हम कोरोना की जो पेशेंट है उसको हम अलग से रखने के लिए एक वार्ड बनाया है गवर्नमेंट ने, और उस वार्ड को हमने एक नाम दिया है, क्या दिया है नाम, आइसोलेशन वार्ड। ओके, जो कोरोना की जो पेशेंट है वो आम आदमी के साथ कांटेक्ट में नहीं आ सकते, और जो पेशेंट नहीं है वो जो पेशेंट है उसकी कांटेक्ट में नहीं आ सकते। सेम एज अगर किसी बॉडी पे कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा, कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो वो सिस्टम आइसोलेशन सिस्टम होगी। द बॉडीज कैन ओनली म्यूचुअली इंटरैक्ट विथ ईच अदर। बच्चों यहाँ पे देखो, सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होगा, बट जो सिस्टम जो ऑब्जेक्ट की जो सिस्टम है, तो ऑब्जेक्ट का जो इंडिविजुअल मोमेंटम है वो चेंज हो सकता है, वो वेरी हो सकता है, बट टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व। Due to the mutual interaction of the bodies, the momentum of individual bodies may change, but net momentum of the system will remain unchanged. अब देखो बच्चों, अगर किसी बॉडी का, अगर दो बॉडी की सिस्टम है, और फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम कंसिडर किया है हमने P1, दूसरी बॉडी का मोमेंटम कंसिडर किया है हमने P2, then if P1 and P2 are momentum of the two bodies at any instant, कोई पर्टिकुलर टाइम पे किसी बॉडी का मोमेंटम, जो बॉडी सिस्टम में जो बॉडी है वो दोनों बॉडी में एक बॉडी का मोमेंटम किसी इंस्टेंट पे P1 जितना है और दूसरी बॉडी का मोमेंटम P2 जितना है, देन इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, सिस्टम पे जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तब दोनों बॉडी के जो मोमेंटम है उसका सम कितना होगा भाई, कांस्टेंट होगा। हमने देखा था कि अगर किसी बॉडी, बच्चों याद रखना, हम यहाँ से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इंटरैक्ट करेंगे, यहाँ पे हम मर्ज करेंगे। देखो यहाँ पे हमें सेंटेंस क्या कहता है, इफ P1 and P2 आर मोमेंटम ऑफ द टू बॉडीज एट एनी इंस्टेंट, देन इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अब बच्चों देखो, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस मोमेंटम ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट मीन्स मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज इज इक्वल टू कांस्टेंट। बच्चों हमने देखा था कि अगर किसी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है, तो वो बॉडी का एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में देखा था, एक्सेलरेशन जीरो होगा मीन्स व्हाट, उस बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हुई होगी। वेलोसिटी चेंज नहीं हुई होगी का मतलब क्या होता है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। बच्चों देखो, मास तो वैसे भी बॉडी का चेंज नहीं होने वाला है। ओके, सो होगा क्या कि वेलोसिटी भी नहीं चेंज होगी। सो दोनों बॉडी के जो मोमेंटम है, उन दोनों के जो सम है, दैट इज सिस्टम नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। देखो यहाँ पे, इफ ड्यू टू म्यूचुअल इंटरेक्शन द मोमेंटम ऑफ द टू बॉडीज बिकम P1 डैश एंड P2 डैश रिस्पेक्टिवली, दोनों के बीच में सिस्टम में जो बॉडीज है, दोनों बॉडीज के बीच में कुछ इंटरेक्शन हुआ, और आफ्टर इंटरेक्शन फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम हो गया P1 डैश, भाई कुछ वेलोसिटी चेंज हुई होगी, तो आफ्टर इंटरेक्शन फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम क्या हो गया P1 डैश, दूसरी बॉडी का इंटरेक्शन मोमेंटम क्या हो गया P2 डैश। बट द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ टू बॉडी, दैट इज आफ्टर इंटरेक्शन द सिस्टम ऑफ आफ्टर इंटरेक्शन द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बिफोर इंटरेक्शन when no any force acting on a system, so P1 plus P2 is equal to constant। पे आफ्टर इंटरेक्शन क्या हुआ, आफ्टर इंटरेक्शन भी दोनों बॉडी के जो मोमेंटम है उनका सम कितना होगा, वो भी कांस्टेंट रहेगा। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बिफोर इंटरेक्शन
Before interaction the momentum of the system P1 plus P2, after interaction the momentum of the system that is P1 dash plus P2 dash। देखो यहाँ पे दोनों का जो सम है ना वो बिफोर इंटरेक्शन दोनों बॉडी के जो सम है उतना ही होगा, बट इंडिविजुअल बॉडी का मोमेंटम चेंज हो सकता है, हमने यहाँ पे देखा। द मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल बॉडी और इंडिविजुअल मोमेंटम ऑफ द बॉडी में चेंज। If mass of first body is m1 and mass of the second body is m2, so हमें पता है कि momentum is a product of mass into mass and velocity. If the mass of first body is m1 moving with velocity before interaction moving with velocity v1, so first body की momentum क्या होगी m1 v1. If m2 is a mass before interaction and second body moving with velocity v2, so momentum of second body before interaction m2 v2. After interaction the mass of both body remain constant but the velocity may change, so हम यहाँ पे लिख सकते हैं m1 v1 dash that is the after interaction momentum of first body and m2 v2 dash momentum of second body after interaction. सो हमें यहाँ से क्या कंक्लूजन मिला, हमें यहाँ से ऐसा कंक्लूजन मिला कि अगर 2 या 3 या 4 बॉडी की जो सिस्टम है वो सिस्टम का अगर सिस्टम पे हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तो वो बॉडी का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। मीन्स बिफोर इंटरेक्शन एंड आफ्टर इंटरेक्शन द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं, हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। सो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम the initial momentum of the system is equal to final momentum of system। सिस्टम की बिफोर इंटरेक्शन सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो ही मैग्नीट्यूड का मोमेंटम आफ्टर इंटरेक्शन भी होगा। थैंक यू।